एवरीवन, आज हम लोग ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूल सेल। इसके पहले हम लोगों ने व्यापारिक सेलों के बारे में पढ़ा, जिसमें प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल देखा। प्राथमिक सेल का उदाहरण हम लोगों ने ड्राई सेल देखा। द्वितीयक सेल में हम लोगों ने सीसा संचायक सेल देखा। यह एक विशेष प्रकार का सेल है जिसमें ईंधनों की रासायनिक ऊर्जा को, ईंधन जैसे हाइड्रोजन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, मीथेन हुआ, इनकी जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। सामान्यतः ईंधनों से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि है उसमें ईंधन को जला करके ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उस ऊष्मा से पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है। भाप की शक्ति के द्वारा बड़े बड़े टरबाइन्स को घुमाए जाते हैं। फिर वो टरबाइन का कनेक्शन जनरेटर से होता है और इस प्रकार विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ईंधनों से जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की सामान्य तकनीक है वो बहुत लंबी है। ईंधन को जलाओ, पानी को गर्म करो, फिर भाप बनाओ, फिर भाप की शक्ति से टरबाइन को घुमाओ और टरबाइन के द्वारा बड़े बड़े जनरेटरों को घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जो ताप विद्युत ग्रह होता है, थर्मल पावर स्टेशन, उसमें इसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ईंधन में वहां गैसीय ईंधनों का भी उपयोग किया जा सकता है, द्रव ईंधनों का भी उपयोग किया जा सकता है और ठोस ईंधनों का जैसे कोयला उसका भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीक वही है। ईंधन को जला करके ऊष्मा उत्पन्न करना, उस ऊष्मा से भाप बनाना, भाप से टरबाइन घुमाना और टरबाइन के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना जनरेटर के द्वारा। लेकिन यह जो तकनीक है ये आधुनिकतम तकनीक है जिसमें ईंधनों की रासायनिक ऊर्जा को सीधे सीधे विद्युत ऊर्जा में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ईंधन सेल का जो सबसे सामान्य उदाहरण है यह है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। यहां बोर्ड पे जो हमने चित्र बनाया हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का है। तो सबसे पहले इसकी बनावट को समझते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में सरंध्र ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर प्लेटिनम का तार लपेट दिया जाता है। यहां जो प्लेटिनम तार है उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये सरंध्र ग्रेफाइट के जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक बनता है एनोड और दूसरा बनता है कैथोड। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जल भरा होता है। इस जल में हम थोड़ा सा अम्ल मिला देते हैं या फिर थोड़ा सा क्षारीय मिला देते हैं। अम्ल मिला देंगे तो पूरा माध्यम अम्लीय हो जाएगा, क्षार मिला देंगे तो पूरा माध्यम क्षारीय हो जाएगा। फिर एक ओर से शुद्ध हाइड्रोजन गैस और दूसरी ओर से शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन का अपचयन होता है। तो सेल अभिक्रिया देखते हैं किस प्रकार से सेल अभिक्रिया होगी। अब अभी हमने देखा कि जल में हम थोड़ा सा अम्ल मिलाते हैं या तो थोड़ा सा क्षार मिलाते हैं। तो अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया थोड़ा अलग प्रकार से होती है, क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया अलग प्रकार से होती है, लेकिन जो फाइनल अभिक्रिया एक ही होगी। क्योंकि हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? 2 मोल जल के प्राप्त होते हैं। तो चाहे अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो या क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया हो, जब एनोड वाली अभिक्रिया और कैथोड वाली अभिक्रिया को जोड़ेंगे तो हमको यही अभिक्रिया प्राप्त होगी जो हाइड्रोजन के दहन की अभिक्रिया है। तो हम लोग अलग अलग देखेंगे अम्लीय माध्यम की अभिक्रिया और क्षारीय माध्यम की अभिक्रिया। सबसे पहले अम्लीय माध्यम में सेल अभिक्रिया। फर्स्ट, अम्लीय माध्यम में सेल अभिक्रिया। सबसे पहले देखते हैं एनोड पर क्या होगा। एट एनोड
देखिए एनोड की तरफ से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है, इसमें हाइड्रोजन 2 मोल भाग लेता है। ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो 2 मोल हाइड्रोजन में टोटल हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे? 4। चारों हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो 4 H प्लस आयन हमको प्राप्त होगा। 4 H प्लस आयन, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने त्यागेंगे? 4। अब देखिए जो H प्लस आयन है ये कहां आ जाएगा? विलियन में, और चूंकि माध्यम अम्लीय है तो विलियन में पहले से क्या है? H प्लस आयन है। तो अब कैथोड वाली अभिक्रिया देखते हैं। एट कैथोड, कैथोड में ऑक्सीजन के द्वारा ये चारों इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। हमें पता है कि ऑक्सीजन O2 में कितने ऑक्सीजन परमाणु है? 2। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये चारों इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और चारों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये नेगेटिव आयन में परिवर्तित हो जाएगा, ऑक्सीजन आयन हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये ऑक्सीजन आयन जब विलियन में आएगा तो विलियन में किससे संपर्क में आएगा? H प्लस आयनों। तो यदि 4 H प्लस आयन और ये 2 ऑक्सीजन आयन आपस में संयुक्त हो जाए तो 2 अणु जल के बन जाएंगे। तो इस प्रकार कैथोड वाली अभिक्रिया में ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 4 H प्लस आयन भी खर्च होगा, तो यहां हो जाएगा 4 H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इससे टोटल 2 अणु जल के प्राप्त हो जाएंगे, 2 H2O। तो इस प्रकार इनको जोड़ करके हम फाइनल सेल अभिक्रिया लिख सकते हैं। अब यहां पर जब जोड़ेंगे तो जो समान चीजें हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे 4H प्लस इधर दाहिने तरफ है, 4H प्लस यहां पे बाईं तरफ है, 4 इलेक्ट्रॉन यहां बाईं तरफ है, यहां 4 इलेक्ट्रॉन दाहिने तरफ है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 H प्लस से 4H प्लस कट गया, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गया, तो बाकी जो बचा है ये 2H2 प्लस O2, और ये बन गया 2H2O। तो इस प्रकार जो हाइड्रोजन के दहन का समीकरण हमने देखा था वही प्राप्त हो गया। अब क्षारीय माध्यम में थोड़ी सी जो अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो बदल जाएगी, वो हम देखते हैं। सेकेंड, क्षारीय माध्यम में सेल अभिक्रिया। तो क्षारीय माध्यम में जो सेल अभिक्रिया होगी, जल में जब थोड़ा सा क्षार मिला देते हैं तो क्षारीय माध्यम हो जाएगा। सबसे पहले एनोड वाला देखते हैं। एनोड में तो हाइड्रोजन गैस ही प्रवाहित कर रहे हैं, 2H2, और ये ठीक उसी प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन ताकि क्या बना लेगा? 4H प्लस आयन। लेकिन इस बार यहां विलियन में OH माइनस आयन है, क्योंकि हमने क्या लिया है? क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम रहेगा तो विलियन में क्या रहेगा? OH माइनस आयन। अब यहां पर जैसे ये 4H प्लस आयन बनेगा तो ये 4H प्लस आयन ये 4OH माइनस आयनों से संयुक्त हो जाएगा। अभिक्रिया वही हो रही है यहां पर भी। ये इलेक्ट्रॉन त्याग क्या बनाएगा? 4H प्लस आयन, और फिर ये 4H प्लस आयन और 4OH माइनस आयन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? 4 अणु जल के बना लेंगे, और साथ में ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा। तो अभिक्रिया पूरी वैसे ही हो रही है, लेकिन ये 4H प्लस आयन जैसे विलियन में आएगा ये वाली अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 4OH
आयन भी भाग ले रहा है, ये 4OH आयन भाग ले रहा है यहां अभिक्रिया में, और 2H2, और ये H2 ने 4H प्लस त्यागा, 4H प्लस और 4OH माइनस आयन 4 बना लिए जल के अणु, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार एनोड वाली अभिक्रिया वही है, लेकिन OH माइनस आयनों की उपस्थिति के कारण यहां पे ये अभिक्रिया एक स्टेप बढ़ गई, जिसमें हमको 4 अणु किसके मिल रहे हैं, जल के मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं कैथोड वाली अभिक्रिया। एट कैथोड, कैथोड पर ऑक्सीजन, इसका होगा अपचयन। अभी हम लोगों ने देखा था कि जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो हमको 2 मिल जाएंगे ऑक्सीजन आयन। ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीजन आयन में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये जो जल भरा है, ये जल का भी कुछ आयनन होता है। तो जल का आयनन होता है तो हमें पता है क्या मिलता है, H प्लस और OH माइनस आयन। तो यहां पर ये जो H प्लस और H प्लस आयन ऑक्सीजन आयन से संयुक्त होगा तो ये भी क्या बन जाएगा, OH माइनस। एक और जल का अणु ले लेते हैं, तो H प्लस OH माइनस ये संयुक्त हो जाएगा तो यहां भी क्या बन जाएगा, OH माइनस। तो टोटल OH माइनस कितने हो गए, 4। तो इस अभिक्रिया में 2 अणु जल के भाग लेंगे, 2 मोल जल भाग लेगा, 2H2O, और साथ में ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये जो ऑक्सीजन है ये 2 ऑक्सीजन आयनों में परिवर्तित हो गया। इसके बाद ये जो जल के 2 अणु हैं इनका आयनन होगा, तो एक अणु से ये जो H प्लस आयन है इससे संयुक्त होकर क्या बना लेगा, OH माइनस आयन। और इसी प्रकार जो दूसरा जल का अणु हमने लिया है वो यहां पर इससे संयुक्त होकर के OH माइनस आयन बना लेगा। तो टोटल OH माइनस आयनों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो यहां पे हो जाएगा 4 OH माइनस आयन। तो इनको जोड़ देंगे तो फाइनल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर जब जोड़ेंगे तो 4OH से 4OH कैंसिल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2H2O उधर जाएगा तो इधर है 4H2O, या 2H2O जब उसमें माइनस होगा तो बचेगा कितना, 2H2O। तो हमें वही वाली अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है ये हमको प्राप्त हो जाएगा 2H2 प्लस O2 और 2H2O। तो देखिए दोनों ही माध्यम में जो फाइनल अभिक्रिया एक ही है, यहां भी और यहां भी दोनों सेम है, लेकिन थोड़ी सी क्रियाविधि बदल जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ईंधन सेल में होने वाली अभिक्रियाओं को देखा। अम्लीय माध्यम में किस प्रकार से सेल अभिक्रिया होती है, क्षारीय माध्यम में किस प्रकार से सेल अभिक्रिया होती है। तो एग्जाम में यदि ये आता है तो इन दोनों में से कोई भी एक अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं। वैसे ईंधन सेल की कुछ विशेषताएं हैं। ईंधन सेल की दक्षता ज्ञात सभी सेलों में सबसे उच्च होती है। यह 70 से 75% तक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। ईंधन सेल का जो उपयोग है ये स्पेसक्राफ्ट और सबमरीन्स पनडुब्बियों में किया जाता है। अपोलो जो अभियान था अंतरिक्ष का उसमें भी ये ईंधन सेल का उपयोग किया गया था। तो इसका जो प्लस पॉइंट है कि ये विद्युत ऊर्जा के साथ साथ हमें जल भी
प्रदान करता है। तो जहां जल की आवश्यकता है उसकी भी ये पूर्ति करता है। तो पनडुब्बियों में और स्पेस स्टेशनों में जल की जो आवश्यकता है ये ईंधन सेल से ही हम पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार ईंधन सेल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग संक्षारण देखेंगे, संक्षारण से बचाव के उपाय और संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप ईंधन सेल को एक बार अच्छे से देख लीजिए।